नमस्कार दर्शकों, आवाहन इस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, आवाहन जो हमारा कार्यक्रम है, इसका हमारा जो उद्देश्य है वो ये कि छोटा हो या बड़ा कोई भी व्यक्ति हो, हम उसकी समस्या का एक हल निकाल सकें, जो भी समस्या हो उसका एक उत्तर दे सकें, ये हमारा उद्देश्य है। और अगर इस उद्देश्य में हम सफल होते हैं तो हम कहेंगे कि हमें इस कार्यक्रम की सफलता मिली। अगर आपके किसी एक प्रश्न का भी हम समाधान दे सके, हल दे सके, उत्तर दे सके, तो हमारी सफलता है। और हमारी यही कोशिश रहेगी हर पल, हर प्रश्न का हल देते समय, उत्तर देते समय, कि आपको आपके समाधान मिल सके, उत्तर मिल सके। तो ऐसे ही आज जो हमारे पास प्रश्न हैं, उन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ब्रह्मा कुमार सूर्य जी। सूर्य भाई जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ स्टूडियो में आए। भाई जी, आज के एपिसोड का जो पहला प्रश्न है वो है चितरंजन बोस जी का, कलकत्ता से, जो कि स्वयं एक पिता भी हैं और शिक्षक भी हैं। वे कहते हैं कि आज की जो शिक्षा प्रणाली है, इससे वे काफ़ी नाखुश हैं, क्योंकि जो आजकल बच्चों को सिखाया जा रहा है उसमें इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है और नॉलेज नहीं है। वे पढ़ाई तो करते हैं पर सिर्फ डिग्री के लिए, जो कि सही नहीं है। मतलब वो कुछ उसमें से कुछ गेन नहीं कर रहे हैं, बस डिग्री प्राप्त करें और उनका काम पूरा हो गया, ये एक मकसद रहता है। तो उनका ये कहना है कि ये चीज़ सही नहीं है। तो इसे हम कैसे सही करें, या कैसे हम चितरंजन जी की जो एक नाराज़गी है आज की शिक्षा प्रणाली से, उसे हम कैसे दूर कर सकते हैं? ये प्रश्न बिल्कुल समुचित है, क्योंकि आजकल हमारी एजुकेशन वास्तव में इन्फॉर्मेटरी रह गई है कि बच्चे याद कर लें, रट लें, डिग्री ले लें, दैट्स ऑल। लेकिन प्राचीन काल में जो विद्या हुआ करती थी, वो सचमुच विद्या जिससे मनुष्य के अंदर श्रेष्ठ संस्कारों का निर्माण होता था। वो मनुष्य बनता था, वो न केवल विद्वान बनता था पर एक सच्चा मनुष्य भी बनता था। तो आज भी शिक्षा में ऐसी चीज़ों की ज़रूरत है, विशेष रूप से जो लिटरेचर के सब्जेक्ट हैं किसी भी भाषा के, उनमें ऐसी चीज़ें, उनमें ऐसी कहानियाँ होनी ही चाहिए जिससे मनुष्य को कुछ सीखने को मिले। बाकी विज्ञान के सब्जेक्ट, कॉमर्स के सब्जेक्ट, उनमें भी ऐसा कुछ प्रावधान होना चाहिए कि बच्चों को अलग से कुछ सिखाया जाए। जैसे हमने देखा हमारे यहाँ कई सालों से टच द लाइट नाम से एक प्रोग्राम चला गया स्कूल के विद्यार्थियों के लिए, 7वीं क्लास, 8वीं क्लास, क्योंकि ये आयु ऐसी होती है जिसमें मनुष्य सब कुछ सीख लेता है। तो परिणाम इतने सुंदर मिले जो हमारी एक्सपेक्टेशंस के भी बियॉन्ड थे, कि बच्चों ने बहुत अच्छा कुछ सीखा। उनके बदलते हुए जीवन का प्रभाव उनके माता पिता पर, उनके परिवारों पर पड़ा। इससे कई परिवार राजयोग की तरफ आकर्षित हुए। उन्हें लगा इसके द्वारा ही जीवन में सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। और इतना ही नहीं, उन स्कूलों के रिजल्ट भी बहुत अच्छे आ गए। तो ये सब देखते हुए मैं ये कहूँगा कि हम अपनी एजुकेशन में मॉरल एजुकेशन को अवश्य जोड़े, वैल्यू एजुकेशन को, ताकि बच्चों को कुछ अच्छी अच्छी बातें सिखाई जा सके। उनका न केवल मॉरली उनका लाइफ एलिवेटेड हो, बहुत आगे बढ़े, लेकिन इससे उनकी बुद्धि भी स्वच्छ रहेगी, क्योंकि ये काल सचमुच जीवन का स्वर्णिम काल होता है कि एजुकेशन में मॉरल एजुकेशन की, वैल्यू एजुकेशन की बहुत आवश्यकता है। तो बच्चों को इस ओर आकर्षित किया जाए। और मैं ये कहूँगा कि स्कूल में, कॉलेजेस में, उनके पाठ्यक्रमों में तो ये चीज़ें हैं नहीं, लेकिन हमारा ईश्वरीय विश्वविद्यालय इसमें उनको बहुत अच्छा सहयोग दे रहा है, दे सकता ही नहीं, दे रहा है। इसका सभी फ़ायदा उठाएं तो हम एक नए समाज की रचना कर सकेंगे। हम विद्यार्थियों को बहुत कुछ सिखा सकेंगे, इससे विद्यार्थी खुश होंगे। जैसा मैंने पहले भी कहा कि विद्यार्थी सीखना बहुत कुछ चाहते हैं, उन्हें सिखाने वाले चाहिए। और सिखाने वालों या शिक्षक या माता पिता ये महसूस करना चाहिए उन्हें कि वैल्यू एजुकेशन इनके लिए परम आवश्यक है। इस तरह इस समस्या का हल किया जा सकता है। बाकी इनका ये विचार कि आजकल की एजुकेशन से टीचर होने के नाते भी खुद भी नाखुश हैं, ये बिल्कुल यथार्थ है। क्योंकि एक टीचर भी जब स्कूल में पढ़ाता है, जो एक अच्छा टीचर है, योग्य टीचर है, वो महसूस करता है कि ये एजुकेशन इनकम्प्लीट है, इसे कंप्लीट किया जाना चाहिए।
भाई जी, जैसा कि आपने जो बातें बताई हमें पढ़ाई से संबंधित, लेकिन उसमें एक बात है जो मेरे मन में आई कि आज की जो पढ़ाई है वो व्यक्ति सिर्फ एक, या जो भी काम व्यक्ति कर रहा है वो एक सिर्फ काम पूर्ति के हिसाब से कि मुझे काम निपटाना है, उसमें एक वो लगन वाली बात जो पहले कभी मतलब हम कह सकते हैं होती थी, व्यक्ति जो काम कर रहा है बहुत लगन से कर रहा है, वो चीज़ अब इतनी नज़र नहीं आती। इवन शिक्षक भी, स्कूल में टीचर्स हैं, उनको जो सब्जेक्ट मिला है वो बस उतना ही पढ़ा रहे हैं। अगर हम बात करते हैं मॉरल वैल्यूज़ की, जैसा कि आपने बोला, तो वो मॉरल वैल्यूज़ की जहाँ बात आती है तो सबका ये कहना है कि घर में सीखे ना, हमें यहाँ पे जो सब्जेक्ट दिया गया है हम उतना पढ़ाएंगे, बाकी जो भी है वो उनको अपने घर से लेना है। तो इसमें हम कैसा क्या करें कि आज सभी का एक जहाँ विद्यार्थी जीवन होता है, वहाँ जहाँ बात आती है स्टूडेंट लाइफ की, तो वहाँ पे एक सभी का योगदान होता है, बच्चा हर जगह से कुछ 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 सीखता है, तो उसमें वो कैसे कहाँ से प्राप्त करे, हर जगह से उसे कैसे मिले वो मॉरल वैल्यूज़। हाँ, देखिए ये सोचना, क्योंकि आजकल सिस्टम ऐसा हो गया, डिग्री की वैल्यू है, मार्क्स की वैल्यू है, तो वो सोचते हैं इस वैल्यू एजुकेशन को पढ़ाने से इन्हें कोई नौकरी तो मिलेगी नहीं, हाँ। इनका कोई कैरियर तो सुंदर होगा नहीं, वो ऐसा मानते हैं। परंतु सत्य तो ये है कि अगर डिग्री के साथ वो अच्छे मानव भी हों, अगर उनका मनोबल भी श्रेष्ठ हो, अगर उन्होंने बहुत कुछ सीख लिया हो कि वो एक टीम के साथ कैसे बहुत अच्छी तरह काम करें, उसमें एडजस्ट हों या आने वाली समस्याओं को फेस करें, तो ये उनके भविष्य कैरियर के लिए, उज्जवल भविष्य बनाने के लिए बहुत ही अच्छी बात होगी। मान लो एक व्यक्ति MA करके PhD कर लेता है, प्रोफेसर बन जाता है, लेकिन जब वो एक टीम के साथ काम करता है तब उसे महसूस होता है कि लोग लेग पुलिंग कर रहे हैं, लोगों को उनसे ईर्ष्या हो रही है कि अरे ये यंग लड़का आकर अभी देखो बड़ा जिम्मेदार व्यक्ति, प्रोफेसर, हेड ऑफ डिपार्टमेंट बन गया है। तो उसको फेस करने के लिए उसको वैल्यू एजुकेशन की बहुत आवश्यकता है। रही बात ये, लोग सोचते हैं घर में सीख लेंगे, माँ बाप सिखाएं, लेकिन माँ बाप के पास वैल्यू एजुकेशन है कहाँ, शिक्षकों के पास भी नहीं है। तो हमारे ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से बहुत अच्छा कार्य किया गया है कि शिक्षक तैयार किए जा रहे हैं। अन्नामलई यूनिवर्सिटी है तमिलनाडु की, उसके कोलैबोरेशन से एक कोर्स तैयार किया गया जिसमें PG डिप्लोमा और फिर PG MSc ये पढ़ाया जाता है वैल्यू एजुकेशन, और वो डिग्री दी जाती है। वो डिग्री बिल्कुल वैसे ही मान्य है जैसे और डिग्रियां। तो ऐसे टीचर्स हम लोग भी प्रोवाइड कर सकते हैं और कर रहे हैं। तो जैसे मैंने कहा, इसकी बहुत ज़रूरत है और आजकल सब इसकी ज़रूरत को महसूस कर रहे हैं। हमारे कहने की बात नहीं है, क्योंकि समाज में या स्कूल कॉलेजों में बढ़ते हुए अपराध, बढ़ती हुई कुवृत्तियाँ, कुव्यसन उन्हें सोचने के लिए बाध्य कर रहे हैं कि कुछ और होना चाहिए, ये एजुकेशन पर्याप्त नहीं है। तो इस तरह यदि हम करेंगे तो डिग्री के साथ इस एजुकेशन को भी अगर पढ़ाया जाए तो सचमुच वो एक नए समाज का निर्माण करेंगे। कम से कम आने वाली पीढ़ी बहुत सुंदर होगी, वर्तमान एजुकेशन का इफेक्ट आने वाली पीढ़ी पर पड़ेगा और एक हम सुंदर समाज की रचना कर सकेंगे, जो समस्याओं से मुक्त होगा, जो तनाव से मुक्त होगा, जो सुख शांति समृद्धि और सफलता से भरपूर होगा। आपने बोला तो मैं समझती हूँ चितरंजन बोस जी की जो भी समस्या थी, नाखुश थे वो आज की शिक्षा प्रणाली से, तो उनको ज़रूर ही एक सेटिस्फेक्शन मिला होगा। भाई जी, हमारे पास अगला सवाल है रायपुर से चारू जी का। वैसे तो उनका कहना है कि वो 10th क्लास में हैं, पर अभी वो डिसाइड नहीं कर पाई हैं कि उनकी रुचि किस में है, आर्ट ले या साइंस ले या फिर कॉमर्स की फील्ड को चुने। तो वो कुछ भी डिसाइड नहीं कर पा रही हैं, तो इसमें वो थोड़ी सी हमारी मदद चाहती हैं, तो आप क्या कहते हैं? हाँ, देखिए, ये उसके बारे में हमें और कुछ जानने की आवश्यकता होगी कि उसकी रुचि किस में है जी। और या उसके माता पिता उसको क्या देखना चाहते हैं भविष्य में जी। अगर वो चाहती है कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में जाए, अच्छे कंपटीशन में अपीयर हो, तो उसे आर्ट्स ले लेना चाहिए, बहुत अच्छा रहेगा। उससे एक जनरल एजुकेशन भी बहुत अच्छी आ जाती है। अगर वो चाहती है उसको इंजीनियरिंग में जाना है या मेडिकल में जाना है, तो उसे साइंस के सब्जेक्ट ले लेने चाहिए। अगर वो चाहती है उसे अकाउंट के सब्जेक्ट में CA बनना है और कुछ बैंकिंग सर्विसेज में जाना है, तो उसे कॉमर्स ले लेना चाहिए। पर ये उसके
रुचि पर डिपेंड करेगा और विशेष रूप से किस सब्जेक्ट में उसके मार्क्स अच्छे आते हैं, किस सब्जेक्ट को वो केवल रट के पास नहीं होती लेकिन विद अंडरस्टैंडिंग फॉलो करते हुए उसमें वो अच्छे मार्क्स लेती है। तो इसमें अगर आर्ट्स उसके लिए बहुत अच्छा रहे तो मैं समझता हूँ उसका कैरियर बहुत सुंदर हो सकता है। बाकी इसमें उसको ये बताना चाहिए कि उसको भविष्य में किधर जाने की रुचि है। सही बात है चारू जी, जैसा कि आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं थी हमारे पास कि आपका क्या रुचि है, तो हम इसमें यही आपकी हम ये सजेस्ट कर सकते हैं कि आप इस जगह थोड़ा सा देखें कि आपको क्या चीज़ अच्छी लग रही है, किस चीज़ में आपकी रुचि है, उस अनुसार आप फील्ड चुनें। क्योंकि अगर रुचि के अनुसार आप कार्य करेंगे तो आप मन भी आपका लगा रहेगा, आपको कभी भी उस फील्ड से एक बोरियत महसूस नहीं होगी, आप हटना नहीं चाहेंगे और बल्कि आगे ही बढ़ेंगे। भाई जी, हमारा अगला प्रश्न है जयपुर से संजय जी का। वो कहते हैं कि वो अभी 11th क्लास में हैं और उनका कहना है कि वो बार बार मैथ्स में फ़ेल हो जाते हैं और सब्जेक्ट साइंस है उनका, मैथ्स में फ़ेल हो जाते हैं, सब्जेक्ट साइंस ले रखा है, तो बार बार एक ही सब्जेक्ट में उनको फ़ेल होकर मतलब वो ऐसा क्या करें कि आगे के लिए वो उसमें फ़ेल ना हो बल्कि पास हो। ऐसी समस्या कई बच्चों के साथ आती ही है। कोई मैथ में होशियार होता है तो इंग्लिश में वीक होता है, कोई फिजिक्स में होशियार होता है तो हिंदी आदि में, इंग्लिश लिटरेचर के सब्जेक्ट्स में वीक होता है। लेकिन अपने बौद्धिक विकास संपूर्ण रूप से करना, हर सब्जेक्ट पे ध्यान देना, ये बहुत आवश्यक है। ये जो किसी एक सब्जेक्ट में विशेष रुचि और किसी एक सब्जेक्ट में बहुत कमजोरी, इसके पीछे बहुत सूक्ष्म साइकोलॉजी है। तो इसमें या तो उनके पूर्व जन्मों के संस्कार काम करते हैं या बचपन से ही उन्हें डरा दिया जाता है, एक विशेष डर पैदा कर दिया जाता है, अरे मैथमेटिक्स बहुत हार्ड सब्जेक्ट है या इंग्लिश बहुत हार्ड सब्जेक्ट है। तो ये सूक्ष्म चीज़ उनके सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है और भविष्य में इसका इफेक्ट आता है उनके जीवन पर। तो इस विद्यार्थी को मैं कहूँगा कि पहले तो ये सवेरे उठते ही, जैसे ही सवेरे उठे, संकल्प करे मैं बुद्धिमान हूँ। 3 बार कम से कम संकल्प करे मैं बुद्धिमान हूँ, मैं बुद्धिमान हूँ। मैथमेटिक्स मेरे लिए बहुत इजी है, अब मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट में मुझे संपूर्ण सफलता मिलेगी, इसको मैं एंजॉय करूँगा, ये मेरे जीवन का बहुत सुंदर एंजॉयमेंट है। इस तरह के विचार यदि वो बार बार करेंगे तो देखिए, ब्रेन में तो सभी शक्तियाँ हैं मनुष्य के। अगर वो एक सब्जेक्ट में बहुत होशियार है तो इसका मतलब है कि उसके ब्रेन में कैपेबिलिटी है दूसरे सब्जेक्ट में भी होशियार होने की, लेकिन उस तरफ का मार्ग उसने ब्लॉक कर दिया है। इस तरह से वो मार्ग खुल जाएगा और अगर वो 21 दिन लगातार ये अभ्यास कर ले तो उसको महसूस होगा कि मैथमेटिक्स में उसकी रुचि बढ़ने लगी और जो भी फॉर्मूलाज हैं या जो भी फिगर्स हैं उसको सहज समझ में आने लगी और उसका मार्ग सहज हो गया। भाई जी, जैसे कि मैथ्स की बात बताई आपने, ये तो हुई मैथ्स की बात। अब एक प्रश्न है हमारे पास, उनका कहना है कि मैथ्स को तो मैं, चलो मैथ्स में तो मैं कर लेता हूँ, लेकिन प्रॉब्लम होती है उनको हिस्ट्री उन्हें याद नहीं रह पाती है। उनका कहना है कि करने वाले तो करके चले गए और हमारे लिए ये एक मुसीबत, इतना सारा याद करना, उसमें डेट्स याद करना, सन याद करना, कौन से साल में क्या हुआ, किसने क्या करा, वो सब याद करना बहुत उनको डिफ़िकल्ट लगता है। और इस एक सब्जेक्ट के कारण उनके जो फुल परसेंटेज है उसमें कम हो जाता है परसेंटेज उनका, और सब वो इतना अच्छा प्रिपेयर करते हैं, लेकिन बात जहाँ हिस्ट्री की आती है तो हिस्ट्री के कारण वो मात खा जाते हैं। तो वो ऐसा क्या करें जो उनको ये समस्या ना फेस करनी पड़े? हम लोगों को भी ख्याल है, जब हम 8वीं क्लास में आए तो ये आजकल के आधुनिक इतिहास पढ़ाया जाता था। अंग्रेज जब भारत में थे वो, तो अंग्रेज में एक वायसराय, कोई 3 साल रहा, कोई 5 साल रहा गवर्नर जनरल, तो उनकी डेट्स याद करना ये सबसे मुसीबत लगता था। हम लोग भी ये सोचा करते थे ये तो अपना मौज मस्ती करके चले गए, समस्या हमारे लिए छोड़ गए। तो सचमुच ये बच्चों को थोड़ी कठिनाई तो होती है। अगर एक लंबा पीरियड हो, भाई 40-50 साल किसी ने राज किया, अकबर ने इतने से इतने 49 ईयर्स राज किया, तो ज़रा इजी रहता है याद करना। लेकिन हर 2-3 साल के बाद शासक बदल रहा हो तो नेचुरली उसको कठिन लगता है। तो इसमें यही है कि
5-5 शासकों की डेट्स वो लिखें जी। और उन्हें रोज सवेरे उठ के 5-5 बार तो लिखें और 5-5 बार रिपीट करें, तो उनके सबकॉन्शियस माइंड में वो चली जाएगी। और साथ में ये भी संकल्प करें सवेरे उठकर ही कि जब एग्जाम का समय हो ये सब मुझे याद आ जाए। तो अपनी मेमोरी को जैसे ऑर्डर दे रहे हैं कि उस समय मुझे याद आ जाए, नहीं तो बहुतों को भूल जाएगी। और ये काम उन्हें कई दिन तक लगातार करना है। रोज लिखेंगे, 5-5 का ना हो 3-3 का लिखें, किसी को 5 का कठिन लगे। भाई 3-3 शासकों ने इतने से इतने वर्ष तक राज किया, इस डेट से इस डेट तक, और 3 को ही याद करें। अगले दिन फिर 3 को याद करें, पिछले 3 को रिपीट कर लें, फिर 3 को याद करें, पिछले 6 को रिपीट कर लें। इस तरह 15-15 का एक ग्रुप बना लें, तो इसमें काफ़ी अच्छा सफलता मिलेगी। और सवेरे उठकर विशेष रूप से लिखें भी, लिखने से बहुत अच्छा होता है, लिखने से वो चीज़ सबकॉन्शियस माइंड में छप जाती है। इस तरह करेंगे तो डेट्स याद रखना ईजी होगा। इसमें मैं जोड़ दूं साथ साथ कि आजकल टेंडेंसी ये हो गई, नियम जैसा हो गया है, रात को देर तक पढ़ना। कोई तो 2 बजे तक पढ़ रहे हैं, फिर सो जाना। तो क्या है, जो सोने का समय है जिसमें ब्रेन सोने की स्थिति में है, उसमें उसको जगाया जा रहा है, और जब वो जागने की स्थिति में है तब सुलाया जा रहा है। तो ये एक साइकिल ही उल्टा हो गया है। इसका भी इफेक्ट तब बच्चों को पता नहीं चलता, लेकिन लंबे काल के बाद इसका बुरा इफेक्ट उनके ब्रेन पर आ जाता है। इसलिए दिनचर्या ऐसी करें कि 10 बजे ही सो जाएं, 10 बजे, बल्कि इससे भी पहले। बहुत ज़्यादा रटना, बहुत ज़्यादा पढ़ना, इससे कुछ फ़ायदा नहीं होगा। जल्दी सोकर चलो 5 बजे से शुरू करें, सवेरे 6 बजे से शुरू करें। वो जो प्रकृति जब शांत है, उसमें मनुष्य के ब्रेन की जो रिसीव करने की पावर है वो बहुत ज़्यादा होती है। उस टाइम यदि कुछ याद करेंगे, लिख कर याद करें, तो बहुत सफलता होगी। तो इस साइकिल को चेंज करना बच्चों के लिए बहुत आवश्यक है। भाई जी, जैसा कि आपने बताया, बहुत ज़रूरी है अगर हम सवेरे के समय का प्रॉपर यूज़ करें, क्योंकि सवेरे का समय बहुत महत्वपूर्ण होता है। हमें बचपन से सिखाया भी गया है कि भल रात को जल्दी सो लेकिन सवेरे जल्दी उठो। अगर हम सवेरे जल्दी उठकर अभ्यास करते हैं, किसी भी फील्ड से भल वो रिलेटेड हो, और अगर पढ़ाई से हो तो वो तो सर्वोत्तम समय है पढ़ाई के लिए। एक बच्चे जो पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट लाइफ में हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी है अगर वो रात को देर तक ना पढ़ें, क्योंकि रात को क्या होता है, हमारे पास पूरे दिन की थकान होती है, हम खेलते हैं, स्कूल जाते हैं, बहुत सारे काम करते हैं। पूरी थकान के बाद, उसी थकान के साथ अगर हम फिर पढ़ने बैठते हैं, तो ये हमें भी पता है कि हम उतना कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं जितना हम खुद चाहते हैं। लेकिन अगर वो ही बात हम सवेरे उठ के करते हैं कि हम रात को समय से सो जाएं, और सवेरे उठकर अगर हम अभ्यास करते हैं फ्रेश माइंड के साथ, अगर हम कुछ भी याद कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा रहता है हमारे लिए सवेरे का समय। भाई जी, हमारा अगला प्रश्न है संध्या जी का पूना से। वे लिखती हैं कि मेरा बेटा पढ़ाई में डब्बू है, जो उन्होंने अपने शब्दों में बोला कि बहुत कमज़ोर है उनका बेटा। उसको एक्स्ट्रा ट्यूशन क्लासेस भी लगाए, पर्सनल अटेंशन भी दिया, पर वो पढ़ाई लिखाई में फिर भी ध्यान नहीं दे पाता है। मैं किस तरह उसका ध्यान पढ़ाई की तरफ ला सकूं? बहुत ज़्यादा उसके ऊपर वो फोकस कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो पढ़ाई में आगे नहीं बढ़ पा रहा है। तो वो ऐसा क्या करें जिससे वो पढ़ाई में आगे बढ़ सके? देखिए, बच्चे एक विशेष तरह की बुद्धि लेकर ही जन्मे हैं। सबको अलग अलग बुद्धि है। किसी का बाप बहुत बुद्धिमान होता है तो बुद्धि बच्चे को प्राप्त हो जाती है। किसी की माँ बहुत बुद्धिमान होती है तो बच्चे को अच्छी बुद्धि प्राप्त हो जाती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि दोनों ही अच्छे बुद्धिमान नहीं है तो भी बच्चा बहुत बुद्धिमान हो जाता है, और कभी कभी इसके रिवर्स भी कि दोनों बुद्धिमान है और बच्चा डब्बू निकल जाता है। तो हमें कुछ चीज़ों को स्वीकार करना है और उनकी रुचि को देखकर उन्हें आगे बढ़ाना है। हो सकता है आपके घर में बिजनेस हो तो उसका ध्यान बिजनेस की ओर ज़्यादा जाता हो। उसके सबकॉन्शियस माइंड में उसने भर लिया हो कि मैं पढ़ के क्या करूँगा, मुझे तो बिजनेस करना है। ये भी कुछ ऐसी सूक्ष्म साइकोलॉजिकल फैक्ट्स हैं जो मनुष्य के ब्रेन पर इफेक्ट डालते हैं। फिर भी मैं ये कहूँगा कि बच्चा जितनी भी आयु का है
उसे अभी से थोड़ा अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास सिखाया जाए, वो 5-5 मिनट करे धीरे धीरे, उससे उसका ब्रेन खुलने लगेगा, क्योंकि ब्रेन में ऑक्सीजन जाती है उससे। दूसरी बात जो हम बच्चों को सिखा रहे हैं, सभी बच्चों को जो सीखना है, माँ मदद करे बच्चों को, जब नींद से उठाए तो उनसे बुलवाए 5 बार, मैं बुद्धिमान हूँ, मैं चरित्रवान हूँ, मैं एकाग्र चित्त हूँ। ये 3 चीज़ें उनसे बुलाएं कई बार, और उनको बहुत प्यार से उठाएं, उन पे दबाव न रखें, उनको बार बार न कहें तुम तो डब्बू हो, तुम तो डल हेडेड हो, तुम तो पढ़ोगे लिखोगे नहीं। ये कहना उचित नहीं। माँ बाप का कर्तव्य है उनको एनकरेज करें, उनको उमंग दिलाए, नहीं तुम बहुत होशियार हो, जरा सी मेहनत करो बस तुम ठीक हो जाओगे। तो उन पे ना तो प्रेशर रहे, ना उनको डिस्करेज किया जाए, उनको निरुत्साहित भी न किया जाए, और सदा ही माँ विशेष रूप से उनको दबाव में न रखे, नहीं तो ये दबाव उनकी बुद्धि के विकास में अवरोध पैदा करता है। तो उन्हें इस तरह एक हैप्पी वातावरण दिया जाए, बहुत अच्छा खुला माहौल, और उनको हंस बहल के कुछ अच्छी चीज़ें सिखाई जाए। अगर वो बच्चे बहुत छोटे हैं तो इस तरह धीरे धीरे ऐसे बच्चों की बुद्धि का भी विकास हो सकता है जो इस तरह कम बुद्धिमान है। स्कूलों में भी क्योंकि कंपटीशन होता है, कोई बच्चा बहुत होशियार है जिसके मार्क्स कम आ रहे हैं, उसके सबकॉन्शियस माइंड में बचपन से ही चलने लगता है मैं तो 3rd क्लास स्टूडेंट हूँ, मेरे तो कम नंबर ही आएंगे, मैं तो पास नहीं होऊंगा। इसका इफेक्ट उन बच्चों के भविष्य पर आता है। टीचर्स और माता पिता उनको इस साइकोलॉजी से बाहर निकालें कि नहीं, तुम भी बहुत होशियार हो, तुम भी बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे, तुम्हारा भी भविष्य बहुत अच्छा, पढ़ो, तुम सबसे आगे निकल जाओगे। तो हमने देखा है कई बिल्कुल साधारण बुद्धि वाले बच्चे बिल्कुल आगे निकल जाते हैं। जी। तो भाई जी, जैसा कि आपने बताया कि ये एक अच्छी बात है खैर कि अगर हम पढ़ाई के साथ साथ योगा को भी इंक्लूड करें अपनी लाइफ में, तो उससे भी, योगा से भी हम बहुत फ्रेश होते हैं, कुछ एक्सरसाइज हो जाती है फिज़िकली, तो डेफिनेटली हमें बहुत फ्रेश फील होता है। तो और रही बात माता पिता की, तो माता पिता से एक मैं ज़रूर ये इस चीज़ को लेकर रिक्वेस्ट करूँगी कि बच्चों पे कहीं भी पढ़ाई का दबाव न बनाएं, क्योंकि अगर आप दबाव बनाते हैं तो कहीं ना कहीं वो मतलब उनका नेचर संकुचित हो जाता है, वो नहीं सोच पाते हैं अपने आप से। और जहां आप उन्हें एक खुला माहौल देंगे, एक खुला वातावरण उनको मिलेगा, तो वो डेफिनेटली पढ़ेंगे भी, आगे भी बढ़ेंगे। और एक अनुशासन जिसे हम बोलते हैं, अनुशासन भी हो हमारी लाइफ में, लेकिन एक कुछ समय ऐसा निकाला जाए या कुछ समय ऐसा दिया जाए बच्चों को जब वो पूरा अपने आप को पूरी तरह आज़ाद महसूस करें, खुला महसूस करें कि हाँ अभी ये हमारा समय है, हम अपने हिसाब से जो चाहे वो कर सकते हैं। तो इससे जो उनका मेंटली जो विकास नहीं हो पा रहा है वो मैं समझती हूँ पूरी तरह हो पाएगा। भाई जी, हमारा अगला प्रश्न है गुजरात से प्रीति जी का। उनकी समस्या है कि उनका बेटा 2nd क्लास में है, वो याद तो सब कुछ कर लेता है, स्कूल की सभी एक्टिविटीज़ में आगे भी है, पर लिखने में वो बहुत पीछे है। इतना पीछे है कि लिखने के लिए वो झूठ भी बोल देता है। स्कूल में मैडम को बोल देगा कि मैं कॉपी घर पे भूल आया, और घर पे आके मम्मी को बोल देगा कि कॉपी मैडम ने रख ली चेक करने के लिए। उसकी इस हरकत के कारण उनकी मम्मी को कई बार शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है। तो उनका ये सवाल है कि मैं अपने इस बेटे की, चूँकि वो अभी छोटा है, लेकिन अगर उसके अंदर यही आदत बनी रही तो बड़े होते होते काफ़ी उसे भी परेशानियां होंगी। तो वो इस आदत से उसकी कैसे उसे भी छुड़ाएं और ख़ुद भी शर्मिंदा जो उनको होना पड़ रहा है उससे वो कैसे बचे। बस इसमें तो यही है, ये भी उनका कुछ पूर्व जन्मों के किसी बात का इफेक्ट है बच्चे के ऊपर। हो सकता है वो सब चीज़ें याद कर लेता हो, उसकी मेमोरी पावर इतनी शार्प हो कि वो सब चीज़ें याद कर लेता हो, लेकिन लिखने का उसमें संस्कार ही ना हो, उसको लिखने में बोरियत फील होती है, हाँ। रुचि ना होती हो। तो ये माँ का कर्तव्य है विशेष रूप से, क्योंकि टीचर को तो चलाता रहेगा, माँ बैठ के उससे थोड़ा थोड़ा भी लिखाए, लंबा चौड़ा नहीं, एक एक पैरा रोज लिखाए, उसकी रुचि की चीज़ लिखाए। विशेष बात है ये, जिस चीज़ों में उसे रुचि हुआ, जो उसने याद कर ली हो, निश्चित रूप से बच्चे की मेमोरी पावर तेज होगी और उसने बहुत चीज़ें याद कर ली होंगी। तो उसको कहो जो याद किया जरा बैठ के लिखो,
और रुचि, जिनमें रुचि हो वो लिखो, तो धीरे धीरे लिखने में उसकी रुचि होने लगेगी और उसको पता चलेगा जो चीज़ लिखी जाती हैं वो ब्रेन में अच्छी तरह प्रिंट हो जाती हैं, तो फिर उनको याद करना, उनको रिवाइज करना और ईजी हो जाता है। इसको लिखने का महत्व समझ में आ जाएगा। इस तरह इसकी माँ इसको मदद करें। अच्छा है ये, अगर प्रीति जी अपने बेटे को उसकी रुचि के अनुसार, ठीक है वो लिखने में पीछे है, नहीं लिखना चाहता है वो, लेकिन उसकी रुचि के अनुसार अगर आप उससे बुलवाएं, कुछ याद करवाएं, कुछ पढ़वाएं और फिर धीरे से उसकी रुचि के अनुसार उसे लिखने को भी दें जो वो चाहता है, कुछ ड्राइंग या कैसा भी, धीरे से जो, अगर उनको लिखने की आदत नहीं है तो वो लिखने की आदत पहले डलवाएं। तो जहाँ तक जैसा आपने बताया भाई जी कि फिर वो इस समस्या से डेफिनेटली छुटकारा पा सकती हैं कि उनका बेटा लिखता नहीं है। ऐसे तो हमारे पास और भी बहुत सारे प्रश्न हैं और उन प्रश्नों के समाधान हमें चाहिए भाई जी, लेकिन आज चूँकि समय अभी हमारे पास और नहीं है, हमें ये एपिसोड यहीं ख़त्म करना होगा। खैर फिर अगली बार मिलेंगे। भाई जी आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, हम फिर से आपके सामने हाजिर होंगे प्रश्नों को लेकर, आपके द्वारा जो भेजे गए हैं हमें फ़ोन कॉल्स, ईमेल्स या पत्रों के द्वारा, हमें उनका बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। इस कार्यक्रम में आप अपने प्रश्न हमें फ़ोन द्वारा, पत्र द्वारा या ईमेल द्वारा भी भेज सकते हैं।